जय हिंद। आज समझते हैं भूकंप के बारे में। हमारे पृथ्वी पर भूकंप की अभी जो प्रेजेंट टाइम की दशा देखी जाए तो प्राकृतिक छेड़छाड़ और मानवीय कारण तथा पृथ्वी का बढ़ता हुआ ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो इंफ्रारेड बढ़ रहा है, जिससे भूकंप की दर ब दर बढ़ती जा रही हैं और दिन ब दिन इनके संख्या भी बढ़ती जा रही है। तो आज इसमें समझते हैं इससे बहुत सारी जनहानि होती है। जापान में तो बहुत सारे भूकंप आते हैं। जो हमारा रिंग ऑफ फायर जो प्रशांत महासागर की पेटी है, इसमें तो भूकंप बहुत सारे आते हैं। 63% भूकंप इसमें आते हैं। तो ये हम बाद में समझते हैं, पहले हम इससे रिजल्ट देखते हैं। भूकंप तथा भूकंप विज्ञान यानी इथोपिया और सिस्मोलॉजी की बात करते हैं। इसमें अध्ययन, जब भूकंप का अध्ययन किया जाता है उसमें सिस्मोलॉजी में किया जाता है। यंत्र जिससे मापा जाता है उसको मीटर से मापा जाता है तथा इस पर जो ग्राफ जिस पर बनाया जाता है उसे सिस्मोग्राफ द्वारा बनाया जाता है। इसके बाद भूकंप का प्रारंभ जहाँ केंद्र होता है, जहाँ से स्टार्ट होता है, उसे हम कहते हैं फोकल। फोकल से स्टार्ट होती हैं तीनों वेव्स यहाँ निकलती हैं। पहले लव वेव्स होती है, उसके ऊपर सेकेंडरी वेव होती है, उसके बाद प्राइमरी वेव होती है। इस प्रकार जैसे हम इसे समझेंगे यहाँ पे कि ये हमारी पृथ्वी बनी हुई है ये, और इसका सेंटर जब हम देखेंगे यहाँ पे, यहाँ केंद्र मानते हैं इसे, यहाँ केंद्र है। तो यहाँ पे तीन इस टाइप से दे रहे हैं। तो यहाँ पे पहले हमारी एल फॉर लव वेव हो जाएगी, एस फॉर यहाँ पे हो जाएगी सेकेंडरी वेव, और पी फॉर प्राइमरी वेव। ये वेव से जाती है सब। और इसके जस्ट ऊपर यहाँ ये होती है, ये लेयर कहलाती है भूपर पर्टी या ऊपर पर्टी कहलाती है। यहाँ पे ही अधिकेंद्र स्थित होता है, अधिकेंद्र। और हम लोग कहाँ किस पे रहते हैं? ऊपर पर्टी पे रहते हैं। तो सबसे ज़्यादा नुकसान कहाँ होगा? ऊपर पर्टी पर। तो केंद्र में अंतर तो कोई रहता नहीं है, तो ऊपर पर्टी पर नुकसान सबसे ज़्यादा ऊपर पर्टी पे नुकसान होता है यहाँ पे, ठीक है। और ये जमीन में ये सिर्फ 90 डिग्री पे होता है। अधिकेंद्र स्थापित होता है 90 डिग्री, केंद्र के ठीक 90 डिग्री पर अधिकेंद्र स्थापित होता है। भूकंप की जो ऊर्जा होती है वो प्रत्यास्थ ऊर्जा होती है, जो एक तरंग के रूप में आगे की तरफ बढ़ती जाती है। अब इसका चलने का क्रम, इसमें वेव्स कितनी निकलती हैं? 3 वेव्स निकलती हैं, प्राइमरी वेव, सेकेंडरी वेव और लव वेव्स। भूकंप में 3 प्रकार की वेव निकलती हैं, प्राइमरी वेव, सेकेंडरी वेव और लव वेव्स निकलती हैं। इनके चलने का क्रम इस प्रकार से होता है। इसमें छोटे ये बने होते हैं और ये एक अनुदैर्घ्य की तरह चलती है। जैसे ध्वनि तरंगें चलती है, ध्वनि तरंगें हमारी कैसे चलती है? अनुदैर्घ्य की तरह चलती हैं, वैसे ही ये चलती है। एस वेव ये अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं और लव वेव्स भी अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं। थोड़ा चेंजमेंट पाया जाता है इनमें। इनकी चाल जो होती है 8 से 14 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से ये चलती हैं। इनकी चाल जो होती है 4 से 6 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से होती है। इनकी चाल 1.5 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से ये चलती हैं। अगर इसे हम समझें तो ऐसे समझेंगे कि कोई रोड, 3 प्रकार के रोड लिए गए हैं। इस पे कम गड्ढे हैं, इससे ज़्यादा गड्ढे इस पे हैं, इससे ज़्यादा इस पे हैं। अब इस पे कोई वाहन गुजारा जाए जिस पे हम कोई सामान रख के निकालें, तो इस वाले रोड से जब गाड़ी निकलेगी तो क्षति कम होगी, इस वाले से निकलेगी तो क्षति अधिक होगी, और इस वाले से निकलेगी तो क्षति इससे भी अधिक होगी। तो सबसे ज़्यादा हानिकारक हमारी जो वेव्स हैं वो लव वेव्स हैं, और इसकी जो खोज की थी वो एच.डी. लव ने की थी। इसका दूसरा नाम है रे लाइट वेव के नाम से भी जाना जाता है इसे। इसकी आवृत्ति का मीन्स है इनकी संख्याओं से। ये जो ऊपर ये गुंबदाकार ये उठे हुए बने हुए हैं, इनकी संख्या इसमें अधिक होती है। कह सकते हैं ऐसा है, इस रोड में गड्ढे हैं या ब्रेकर हैं, बट कैसे हैं? थोड़े ऊंचे हैं और अधिक हैं। दूसरे में हम यहाँ देखेंगे, इसमें देखेंगे तो इसमें क्या गड्ढे हैं और थोड़े गहरे हैं, और इनकी स्पीड भी स्लो है, लेकिन यहाँ के गड्ढे अधिक है तो सामान की टूट-फूट अधिक होगी। आवृत्ति इसकी वो आयाम इसका कम है, आयाम अधिक है, आवृत्ति कम है। इसमें देखेंगे तो हमारी इसकी आवृत्ति कैसी है? कम है, और जबकि इसका आयाम अधिक है। तरंगदैर्घ्य क्या होती है? इनके बीच की दूरी, 2 गुंबदों के बीच की दूरी को हम यहाँ तरंगदैर्घ्य के रूप में प्रकट करते हैं। इनका क्या है? जैसे कि एक गड्ढा गया, इसके जस्ट दूसरा गड्ढा कितनी दूरी पर है, इस पे डिपेंड करता है। इसमें कम दूरी पे है
एकदम आएगा, एकदम नीचे जाएगा, फिर आएगा, एकदम ऊपर आएगा। इसमें क्या एकदम गिरेगा, फिर एकदम ऊपर, फिर नीचे, एकदम ऊपर। तो यह ज़्यादा टूट होगी और यहाँ इससे भी अधिक होगी। इन्हें ये जो तरंगें हैं ठोस, द्रव और गैस तीनों में जाती हैं। जैसे कि यहाँ समझेंगे कि हमारी जो पृथ्वी है इसमें 3 लेयरें होती हैं, 1 2 और 3। ऊपर तो भूपर पार्टी हो गई, दूसरी लेयर होती है मेंटल, और तीसरी होती है क्रस्ट या कोर या टोड़ी बोल देते हैं, टोड़ी लिखेंगे ऐसे, ऊपर पार्टी। ये जो होती है ये वाली, ये ठोस होती है, ये भी ठोस होगी, और ये द्रव अवस्था में होगी। इस प्रकार जब पीवेव से, पीवेव ठोस, द्रव और गैस तीनों से गुजरती है, तो जो पीवेव जैसे ही निकल के आएगी, यहाँ से जाएगी, ये मानते हैं हमारा यहाँ ये सेंटर है, हमारा फोकल था, और यहाँ से जैसे ही हमारी पीवेव निकलेगी तो ये ऐसे करके ये इस टाइप से, इस प्रकार से ये ऐसे निकल सकती हैं। जबकि अगर एस वेव होती तो इन्हें कहेंगे हम पी वेव, पी वेव। अगर एस वेव होती तो वो हमारी इस प्रकार जाती, इस प्रकार ये रहती, ये सभी हमारी एस वेव कहलाती है, एस वेव। और ये एस, जिस भाग में ये भूकंप नहीं जा पाता या किरण नहीं जा पाती, इसे हम बोलते हैं एस वेव छाया क्षेत्र या सेकेंडरी वेव छाया क्षेत्र, एस वेव छाया क्षेत्र। तो यहाँ एक बार क्वेश्चन भी बनाया था, एस वेव छाया क्षेत्र मतलब किस तरंग का छाया क्षेत्र सर्वाधिक होता है, तो वो एस वेव का छाया क्षेत्र सर्वाधिक होता है। ये एस वेव कम बीच में फैल पाती हैं, ये पहुंच पाती हैं। ये अब माध्यम मैंने बताई दिया, ठोस तरफ गैस में जाती हैं, ये ठोस में जाती है, जबकि ये वाली होती हैं ये धरातल पे ही संचरण करती हैं, यहाँ पे ये ऊपरी साइड में, ये अंदर नहीं आती हैं। और यहाँ पे ये सबसे ज्यादा क्षति यही पहुंचाती है कि मानव सब ऊपर पट्टी पर ही रहते हैं। हमने बताया कि अंधेर तरंगें होती हैं, ये ध्वनि के समान चलती हैं, ये अंतरिक्ष तरंगें होती हैं, ये प्रकाश के समान चलती हैं, इसीलिए इन्हें प्रकाशी वेव भी कहा जाता है। सेकेंडरी वेव को प्रकाशी वेव भी कहा जाता है। भूगर्भिक तरंग होती हैं, ये कैसे हम पता करेंगे, जैसे मैंने बताया था कि ये पृथ्वी है और पृथ्वी के 3 लेयरें होती हैं, ऊपर पट्टी, मेंटल और क्रोड। जब पी वेव्स क्या है, ये सीधी निकलती हैं ऐसे करके, ऐसे इस टाइप से जब भी आती है यहाँ से, इस प्रकार से ऐसे निकलती है, सीधी निकलती है। और एस वेव्स क्या है, ये इस प्रकार निकलती हैं, तो ये भूगर्भ के अंदर जा रही है, इसलिए भूगर्भिक तरंग है। एस वेव भूगर्भिक क्यों कहा गया, ये भी भू के अंदर जा रही है, इसलिए भूगर्भिक तरंग है। धरातली तरंग है, इसे धरातली तरंग क्यों कहा गया, क्योंकि ये इस टाइप से जा रही है, इससे ऊपर जा रही है, इसीलिए इसे कहा गया धरातलीय तरंग है कहा गया। अब आगे समझते हैं भूकंप के आने के कारण। भूकंप के आने के मेन कारण क्या हो सकते हैं कि नवीन बलित पर्वत, नवीन बलित पर्वत जो हमारे नए पर्वत बढ़ रहे हैं, इसमें क्या है, इनकी हाइट अभी बढ़ रही है। जैसे कि हमारा हिमालय पर्वत है, हिमालय पर्वत हिमालय पर्वत, इसे जब 7th या 8th में पढ़ाया जाता था तब इसे कहा जाता था कि 8548 मीटर है इसकी हाइट। लेकिन वर्तमान समय में अब इसको अपडेट आया है 8592 मीटर, और अभी बुक्स में जो चल रहा है, बुक्स में चल रहा है वो कितना चल रहा है, 8552 मीटर चल रहा है, सॉरी 8550 मीटर के चल रहा है। ये बुक्स में अभी लिखा हुआ आ रहा है, तो 8550 मीटर आ रहा है नवीन बलित पर्वत। तो क्या है कि जैसे अगर महाद्वीपीय और महासागरीय प्लेट का मैं जिक्र कर रहा था कि ये टोटल 100 प्लेटें होती हैं अभी, लेकिन अभी तक
इनकी खोज नहीं हो पाई है, लेकिन ऐसा बताया गया है नासा के द्वारा कि 100 प्लेटें मौजूद है। इसमें से 7 बड़ी और 20 छोटी छोटी प्लेटों का पता लगा लिया गया है, जिसमें से कुछ महाद्वीपीय प्लेट हैं, कुछ महासागरीय प्लेट हैं। जैसे कि अगर मैरियाना ट्रेंच देखा जाए, अगर देखा जाए कि पृथ्वी पे हाइट और गहराई कितनी कितनी है, जैसे मैरियाना ट्रेंच है वो 1100 मीटर है, 11,000 मीटर है, और ये टोटल 8550 है। तो अगर टोटल जोड़ा जाता है तो लगभग वही पहुंच जाता है 20,000 मीटर के समथिंग, ये अप्रॉक्स में कुछ पहुंच जाता है 19.5 के समथिंग, 1950 के समथिंग, 19,500 मीटर के समथिंग ये हो जाता है टोटली। तो कुल हमारी पृथ्वी पे हाइट और निम्नतम और हाईएस्ट ये पीक है हमारी पृथ्वी पर, ठीक है। फिर इसमें नवीन वाले तरफ में क्या है कि जैसे महाद्वीपीय प्लेट है, महाद्वीपीय प्लेट जो है प्लेट, ये 2 सेंटीमीटर पर ईयर की स्पीड से खिसकती है। और जैसे महासागरीय प्लेट है, महासागरीय प्लेट ये 5 सेंटीमीटर पर ईयर की स्पीड से खिसकती है। इसका मेन कारण क्या है? इनका मेन कारण है पृथ्वी का घूर्णन, पृथ्वी का घूर्णन। इनका मेन कारण है पृथ्वी का घूर्णन करना। ये पृथ्वी घूर्णन करने की वजह से ये इस प्रकार घूर्णन करती है, और घूर्णन करने की वजह से इनकी महाद्वीपीय प्लेटों का क्या प्रवाह निरंतर चलता रहता है। ये इसके बाद आते हैं, इसे हैरी एच ने नियम दिया है 1962 में, जो प्लेट विपर्तनीय या कह सकते हैं, ये सिद्धांत 1962 में हैरी हैस ने दिया है। हैरी हैस ये सिद्धांत दिया है इनके द्वारा। अब प्लेट द्वारा, जो प्लेट के द्वारा है वो देखते हैं यहाँ पे एक विन्यासात्मक संरचना, संरचना 3 प्रकार की हमारी यहाँ प्लेटें यहाँ पे पाई जाती हैं। 3 प्रकार की प्लेटें हैं, तो वो इस साइड देख दे रहे हैं आप लोगों के स्क्रीनशॉट के लिए इसको दे रहा हूँ, देख सकते हैं बाद में। हाँ, विन्यासात्मक प्लेट। विन्यासात्मक प्लेट का मतलब क्या है? ये प्लेटें कैसी है? 2 प्लेटें हैं, जैसे कि ये प्लेट है और एक ये प्लेट है। इनकी औसतन अगर प्लेट की मोटाई देखी जाए तो प्लेट की मोटाई यहाँ लिख दे रहे हैं, प्लेट की मोटाई, प्लेट की मोटाई औसत 100 किलोमीटर होती है। अब जब ये आपस में टकराती हैं, टकराने से क्या है, ये अविशरण होता है। आपस में कोई चीज टकराएगी, जैसे 2 गाड़ियों का टकराना है एक तरह, तो इस प्रकार ये उठ जाते हैं। तो माउंटेन बनने का क्या कारण होता है? कोई भी पर्वत वगैरह होने, तो यहाँ पे ये टकराती हैं और ऐसे उठती हुई चली जाती हैं, इस प्रकार से 2 गाड़ी टकराती हैं। तो यही कारण है, ये अविशरण है, ठीक है। रचनात्मक प्लेट का किनारा क्या होता है? इसे अवसरण क्यों है? रचना, जब कोई प्लेट आपस में इस प्रकार दूर होती है उसे कहते हैं अवशरण। जब ये रचनात्मक प्लेट क्या है, दूर होती है, तब यहाँ से क्या बनते हैं, जैसे नीचे क्या मैंने बताया था, पृथ्वी की 3 लेयरें पाई जाती हैं, 1 2 और 1 3। जो ये क्रोड होती है, इसमें क्या बना होता है? लावा बना हुआ था। जब ये प्लेटें एक दूसरे से ऐसे हटती हैं तो ये लावा क्या है, मैग्मा बन के ऊपर निकलता है, जिससे क्या ज्वालामुखी विस्फोट होता है। लेकिन ये क्या है, ये नॉर्मल होता है अवशरण, और ये शांत, ज़्यादा कोई डेंजरस नहीं होता है। लेकिन अवशरण वाला ये बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है। ये नॉर्मल इसीलिए है कि अवशरण है कि ज्वालामुखी फटेगा और उससे हानिकारक गैसें ही निकलेंगी और ज़्यादा कुछ नहीं निकलेगा। संरक्षित प्लेटें कैसी होती हैं? कुछ प्लेटें होती हैं आपस में घिसकती हैं इस प्रकार से, इस प्रकार। क्यों? क्योंकि पृथ्वी घूर्णन कर रही है अपने अक्ष पे, तो ऐसे घिसेंगी, तो जिससे क्या है, ये संरक्षित प्लेट है, ये शांत क्षेत्र में आता है, बिल्कुल शांत क्षेत्र में बहुत ज़्यादा शांत है। ये नॉर्मल कंडीशन में ये शांत हो जाता है, तो यहाँ ज़्यादा भूकंप नहीं मालूम पड़ता उतना ज़्यादा। लेकिन हाँ, थोड़ा जहाँ पे रहता है तो वहाँ तो यहाँ प्रॉब्लम होगी। अब लास्ट तीसरा कारण है मानव जनित कारण। मानव जनित कारण क्या होते हैं? जलीय भार। जलीय भार, पृथ्वी पर जलीय भार देखा जाए तो 71% भाग पर क्या है? महासागर है। 71% भाग पर क्या है? महासागर, मतलब जल है। अब 71% पे जल है उपस्थित, तो क्या है, अब जैसे कि हम किसी मटके को या फिर किसी को ले जाएंगे, जल को सिर पे रख के, तो अगर स्पीड से थोड़े चलेंगे तो क्या वो इस प्रकार ऐसे हिलने लगता है। थोड़ा जब हिलेगा सिर
तो क्या है कि इंफ्रारेड बढ़ जाएगा। तो और ये प्लेटों पे ही स्थिर है सारे महासागर वगैरह, तो इसमें क्या है कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने से क्या है CO2 की मात्रा बढ़ रही है। CO2 की मात्रा बढ़ने से ताप बढ़ रहा है, पृथ्वी का ताप बढ़ने से क्या बर्फ अब पिघल रही है, और बर्फ पिघलने से क्या है कि पानी का भार बढ़ रहा है, और पानी के भार बढ़ने की वजह से क्या है कि इंफ्रारेड पृथ्वी के जो कंपन करने की दर है वो बढ़ रही है, जिससे क्या है प्लेटें आपस में कंपन करने लगती है, और कंपन करने के कारण ही ये भूकंप का दूसरा जन्म हो जाता है। जैसे कि उसमें फिजिक्स में बताया जाता है कि किसी पुल पर परेड नहीं करनी चाहिए सिपाहियों को, जिससे कि वो कंपन ना करने लगे, पुल गिर सकता है। वैसे ही यही यहाँ पे कारण है, रीजन वही है, सेम है, बस वहाँ हमारी एक प्लेट है इसकी मोटाई अधिक है और वहाँ थोड़े कम मोटाई का हो जाता है। अब समझते हैं भूकंप पेटियाँ। भूकंप पेटियाँ कुल पेटी जो बताई गई हैं, कुल पेटियों की संख्या कितनी है 5। कुल पेटी 5 बताई गई है। पहली पेटी है प्रशांत महासागरीय पेटी, सबसे ज्यादा संदिग्ध जोन ये माना जाता है। पर ईयर में 63% भूकंप यहीं से आते हैं, वो भी अविशरण। तो अविशरण का मतलब है डेंजर कंडीशन रहेगी, डेंजर मतलब खतरनाक वाले भूकंप यहाँ पे आएंगे। तो ये कहाँ किस क्षेत्र में पड़ता है, तो जापान का एरिया जो पड़ता है, जापान और अमेरिका शायद दोनों अगर उसे कटके ना आए और सीधे आए तो एक पृथ्वी पे एक रिंग ऑफ फायर इस प्रकार एक वलय बन जाता है इसका। ये प्रशांत महासागर में इसे ही कहा जाता है रिंग ऑफ फायर। ये एशिया और अमेरिका की प्लेट का आपस में टकराने की वजह से ये भूकंप यहाँ पे आते हैं, और ये कहाँ आते हैं प्रशांत महासागर में, और इसीलिए इसे रिंग ऑफ फायर इस प्रकार एक रिंग बना देता है, इसलिए इसे रिंग ऑफ फायर भी कहा जाता है। दूसरा कौन सा है, मध्य महाद्वीपीय पेटी। मध्य महाद्वीपीय पेटी कौन सी है, ये यूरोप के क्षेत्र से, यूरोप और इस प्रकार से यहाँ से निकलती है, यूरोप और अफ्रीका के यहाँ से इस प्रकार, जो पठारी क्षेत्र है अफ्रीका का वो यूरोप का, और नीचे ये आपस में यूरोप और अफ्रीका की प्लेटें क्या है इस प्रकार, यहाँ पे ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन वगैरह है, यहाँ पठार भी है और भी चीज़ें हैं, तो ये आपस में क्या है ये प्लेटें आपस में टकराती हैं और यहाँ पे ये यहाँ भी अविशरणी करती हैं, ये भी डेंजर जोन में ही आता है। ठीक है, दूसरा यही है, दूसरा एक यूरेशिया, भारतीय प्लेट और यूरोप प्लेट, इसे यूरेशिया प्लेट भी कहा जाता है। इसमें हिमालय क्षेत्र पे आया जाता है, ये भी संदिग्ध जोन है। हिमालय क्षेत्र का जो अभी चिनाब नदी पे पुल बना है, चिनाब, ये रेड जोन 5 में आता है, भूकंपीय क्षेत्र जोन 5 में आएगा। कुल 5 जोन है, ये भी बाद में बताएंगे। चिनाब नदी पे बना है पुल, जो अभी विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज बना है, ये भूकंप जोन 5 में ही आता है, ये हिमालय की गोद में ही बना है। अगला है मध्य अटलांटिक पेटी। मध्य अटलांटिक पेटी जो है अवशरण, ये क्या अटलांटिक महासागर होता है जो एस आकार से इस प्रकार होता है, बीच में एस आकार का होता है, इसके जस्ट बीच से गहरा है। इससे क्या है कि अटलांटिक, इसमें अवशरण होता है। अवशरण क्या है कि प्लेटें जुड़ती नहीं है, ये दूर हटती हैं, दूर हटेंगी तो क्या होगा, दूर हटने से मैंने बताया ज्वालामुखी, तो यहाँ से क्या होगा ज्वालामुखी, ज्वालामुखी निकलेंगे, यहाँ पे हटेंगे इससे एकदम, ज्वालामुखी होंगे, या फिर दरार पड़ेगी, दरार जिसे घंटी कह देते हैं, दरार रिफ्ट वैलियाँ बन जाती हैं नीचे, 2 बड़ी प्लेटें जो होते हैं, ये इस प्रकार से आगे ये चलता है। यहाँ पे दरार बनने के बाद इसमें चौथा क्षेत्र है अन्य छोटी प्लेटें। ये छोटी प्लेटें की संख्या मैंने बताई थी, इनकी संख्या कितनी होती है 20, टोटल अभी 20 ही पता चली है छोटी प्लेटों की। ये क्या होता है, यहाँ भी ये डेंजर जोन में आते हैं, अवशरण आते हैं। ये क्या मैक्सिको, अमेरिका और नीचे जो पेरू वगैरह यहाँ पे है, तो यहाँ ये पड़ती हैं, मैक्सिको, चिली और अमेरिका, पेरू, बोलिविया वगैरह यहाँ पे ही है, तो यहाँ ये पड़ती हैं, और ये क्या आपस में क्या है टकराती हैं, जिससे क्या बहुत सारे भूकंप आने की संभावना रहती है। अंटार्कटिका पेटी कैसी है, यहाँ पे एक ही प्लेट है अंटार्कटिका महाद्वीप में, यहाँ पे कोई भी मानव नहीं रहता है, तो वहाँ भूकंप भी बहुत कम आते हैं और जन हानि भी नहीं होता कि वहाँ कोई रहता ही नहीं है। इसलिए तो पूछा जाता है किस महाद्वीप में भूकंप नहीं आते हैं, तो अंटार्कटिका जो पेटी है यहाँ पे, यहाँ कोई भूकंप नहीं आते हैं। ये जब टकराती है तो सीधे कहाँ पे है, भूमध्य रेखा पे टकराती है, जब भी टकराती है भूमध्य रेखा, तो भूमध्य रेखा पर यहाँ भूकंप यहाँ देखने को मिलते हैं, इसके भूकंप के जो है देखने को मिलते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब बात करते हैं जोन।
तो जोन कितने हैं भूकंपीय जोन, तो इन्हें 5 जोनों में बांटा गया, टोटल 5 जोन है। जिसमें क्या है, जैसे कि एक प्लेट है, ये हमारा इस पे भारतीय प्लेट मान लेते हैं, ये है हमारी भारतीय प्लेट, भारतीय प्लेट। और इस साइड से एक है ये यूरोप प्लेट, तो यहाँ पे हम जब भी देखेंगे तो इसमें क्या है, ये डॉटेड लाइन से दर्शाया जाता है कि जो ये वाला क्षेत्र है ये भूकंप जोन 5 में रहेगा। ये सबसे खतरनाक जोन है। जो अभी ये जैसे कि हमारा हिमालय है, तो हिमालय इसी पे ही तो, यहाँ पे तो है इस जोन में ही, तो हिमालय क्षेत्र में जब हम कोई मकान बनाए या कोई निर्माण कार्य करेंगे तो वो कौन सा आएगा, भूकंप जोन 5 में आएगा। ये सबसे खतरनाक है। और ये क्या है, ये यहाँ पे एक है, ये भूकंप जोन 1 होता है। जब टक्कर क्या होनी है, टक्कर तो यहाँ पे होती है, टक्कर जब यहाँ पे होगी तो यहाँ सबसे ज़्यादा खतरनाक रहेगा, तो सबसे ज़्यादा नुकसान भी यहाँ पे होगा। तो देखा जाता है कि सबसे ज़्यादा खतरनाक जोन यही है। तो हिमालय क्षेत्र में जब भी यहाँ पर्वत वगैरह है तो वहाँ पे चांसेस रहते हैं कि भूकंप अधिक आने की संभावना रहती है, या ज्वालामुखी अधिक है फटते हैं तो वहाँ भी संभावना अधिक रहती है। अब मापक की बात करें तो इसके स्केल के लिए 3 स्केल है, रॉसी-फेरल स्केल है, मर्केली स्केल है और एक रिएक्टर स्केल है। रॉसी-फेरल का ऐसा ही स्केल था, उसे मान्यता नहीं मिली है, जबकि मर्केली को मिल गई थी। इसमें क्या था, इसमें 1 से 12 तक अंकन है। इसमें क्या था, इनमें तीव्रता का क्या था, जैसे 1 है, 1 से 2 अंक, तो इनमें क्या था, 1 से 2 में पहुंचने पर 7 गुना हो जाता था, 7 गुना। अब कैसे हो जाता, मान लेते हैं, इनका मानने का तरीका क्या था, जैसे एक कहीं आ रहा भूकंप, ठीक है, रिक्टर पैमाने पे 1 आ गया भूकंप मान लेते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे 5 मकान गिर रहे हैं, तो 2 पे 35, अगर 35 गिर रहे हैं, ऐसे 3 पे होता था तो यहाँ ऐसे आगे बढ़ते हुए चले जाएंगे, इसका 35 का 7 गुना करेंगे, अगले के 7 गुने चलता है, ये 7, तो ये अगला प्राप्त हो जाएगा, ये 7, तो ये 35 प्राप्त हो गया। इस प्रकार से इन्होंने ये डिवाइडेशन किया, इसलिए इसका मान्यता नहीं मिली। वर्तमान समय में रिएक्टर स्केल चल रहा है हमारा, जिसमें 0 से 9 तक अंकन है और कुल अंकों की संख्या 10 है। अगर 9 तक आता है तो हम 10 से मान लेते हैं। इसके खोजकर्ता थे चार्ल्स फ्रांसिस, रिएक्टर के नाम से जाना गया, इन्होंने अपने नाम पे ही ये चीज रखी है। इसका खोज किए थे 1935 में। इनकी खोज जो की थी इन्होंने 1935 में की थी इनकी खोज। अब इसमें देखते हैं, इसमें रिएक्टर पैमाने पे कैसे क्या दर्शाया जाता है, जैसे कि 0, 1, 2, 3, जैसे अगर मापक का है तो ये इस प्रकार से होता है। यहाँ पे जब हम मापन करते हैं रिएक्टर स्केल पे तो ये इस प्रकार से होता है, 4, 5, इस प्रकार। जब भी यहाँ से जैसे ही बढ़ाएंगे हम, जैसे यहाँ से निकली इस प्रकार से ऐसे जाएगी और ऐसे करके ऐसे इस प्रकार से ये ग्राफ खींचता है रिएक्टर स्केल का। रिएक्टर स्केल पर जैसे 0 से 2 है तो 1 से 2 होने पे 10 गुना तबाही को लेके आता है, 10 गुना तबाही को दर्शाता है। जैसे कि यहाँ पे मान के चलते हैं कि रिएक्टर पैमाने पे 1 आता है इस पे, तो इसका 10 गुना, जब 2 पे आएगा तो कितना आएगा, 10 गुना ये हानि, यहाँ पे क्षति पहुँचाएगा। इस प्रकार से ये आगे बढ़ते रहते हैं। और यहाँ पे देखा जाए 7, जहाँ तक कि 7 है, 7 का अगर आता है 7 पे तो क्या है, 7 का आता है या 7 से कम आएगा तो कम तबाही रहेगी। यहाँ पे कम तबाही यानी नुकसान कम रहेगा, और यहाँ पे नुकसान की मात्रा क्या है, नुकसान अधिक रहेगा। तो भुज 26 जनवरी, ये काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है 2001, क्योंकि 26 जनवरी हमारा गणतंत्र दिवस था। गणतंत्र दिवस सुबह के टाइम में ये भूकंप आया था। भुज गुजरात ब्रैकेट में लिख लेंगे यहाँ पे, भुज गुजरात में ये भूकंप आया था और काफ़ी तबाही लेके आया था उस समय, 26 जनवरी 2001। और गणतंत्र दिवस सुबह हम गणतंत्र दिवस मनाते कि ये देखते, तो ये भुज में पहली बार ये आया था। अब समझते हैं ISO
सिंबल लाइन क्या होता है, और ये होमो। तो इसमें क्या होता है, आईएसओ में क्या होता है, जैसे कि समान तीव्रता का जहाँ भूकंप आता है, भूकंप मान के चल रहे हैं ये 1 2 3 4 5 6, तो ये पॉइंट है A B C D E और F। अगर इनकी तीव्रता समान है तो इस प्रकार इन्हें मिला दिया जाएगा। इस प्रकार इन्हें मिला दिया जाएगा, आइसो सिंबल लाइन बन जाएगा। होमो सिंबल लाइन क्या होता है, ये तीव्रता के आधार पे होता है, यहाँ लिखेंगे समान तीव्रता, समान तीव्रता के आधार पे होता है ये। और जहाँ जिस स्थानों पर समान तीव्रता का भूकंप आता है उन्हीं स्थानों को हम मिला देते हैं। और दूसरा होता है होमोसिमिक लाइन, ये क्या होते हैं, जैसे कि समान समय, ये होता है समय पे आधारित, यहाँ लिखेंगे समय। समान समय में भूकंप कहाँ कहाँ झटके महसूस होते हैं समान समय में, तो ये इस प्रकार से रहता है A B C, ठीक है, होमोसिमिक लाइन भी कहा जाता है। अब देखते हैं इनमें चेतावनी क्या होती है। तो जब भूकंप आता है तो हमारे वायुमंडल में क्या है, रेडॉन गैस की अधिकता हो जाती है। बेशक हमारे वायुमंडल में रेडॉन गैस नहीं पाई जाती है, लेकिन जब भूकंप आएगा तो रेडॉन गैस की अधिकता हो जाएगी। रेडॉन गैस होती है बाहर, तो वो नीचे ही रहती है, और जैसे ही भूकंप आएगा तो भूगर्भ से निकलती है और बहुत ज़्यादा मात्रा में फैल जाएगी ये। दूसरा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक निकलने लगती हैं, वेवें निकलने लगती हैं, जिससे क्या हमारी जो मशीनें उन्हें कैच करती हैं और जिससे पता चल जाता है और चेतावनी। कुछ एनिमल्स जो होते हैं जो 20 हर्ट्ज से कम की जो वेव को सुन लेते हैं और वो क्या है, हलचल मच जाती है, वो इधर उधर जाने लगते हैं। जैसे कि कुत्ता है, ये जैसे कि अगर वेव्स आती हैं और इससे इतने हर्ट्ज से कम तक की वो वेव को आराम से सुन सकते हैं, जिससे कि उन्हें पता चल जाता है कि कुछ अन्य प्रिय घटना होने वाली है। इस प्रकार से आप भूकंप की पूरी सारी चीज़ें देख सकते हैं। जब भी भूकंप आए तो हमें क्या करना चाहिए, जब देखो भूकंप आता है तो क्या होता है कि वो आएगा तो एकदम तो धसाता नहीं है, वो क्या करता है, एक साइड से वो गिराएगा। तो कहाँ, या तो हमें कोने में रहना चाहिए या किसी ऐसे मजबूत वस्तु के नीचे छिप जाना चाहिए जिससे कि बचा जा सके। लेकिन ज़्यादा अगर तेज़ी से आ रहा है तो यही है कि हमें बाहर निकल जाना चाहिए, ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब आपको अच्छे से समझ में तो आ ही गया होगा टॉपिक, तो आगे वीडियो बैक टू बैक आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे, रेगुलर बने रहेंगे। सुनामी को भी समझ लेते हैं इसी में। सुनामी क्या होती है, सुनामी शब्द जो है, ये जो शब्द है जापान से आया है। जापान में सुनामियाँ अधिक आती हैं, इसलिए जापान से शब्द आया है सुनामी। सुनामी होता क्या है कि अंतः जल में उठने वाले भूकंप को हम क्या कहते हैं, सुनामी कहते हैं। अंतः जलीय भूकंप को सुनामी कहा जाता है। सुनामी सर्वाधिक जापान में ही आती हैं, क्यों, वहाँ महासागर में। अब ये इतनी खतरनाक क्यों होती हैं, भूकंप से ज़्यादा सुनामी खतरनाक होती हैं। उसका रीजन, आने का कारण, पहले तो हम ये देखेंगे कि इसका आने का कारण क्या होता है। जैसे किसी बड़े बर्फ की सिल्ली का टूट जाना या बड़े भूभाग को टूट के महासागर में आना, जिससे क्या जल स्तर का एक अन्योन वृद्धि हो जाना, जिससे कि एक लहर ऊपर उठ के आना, या अंतः महासागरी प्लेट का अवक्षरण होना। अवक्षरण से क्या है कि ये विनाश काफ़ी डेंजर होते हैं। जैसे ही महासागरी प्लेटें आपस में टकराती हैं, और ये कहाँ टकराती हैं, अधिकतर ये इसी क्षेत्र में टकराती हैं, और जो रिंग ऑफ फायर है एशिया प्रशांत महासागर में टकराती हैं। जैसे वो टकराती हैं तो टकराने से क्या है कि एकदम वहाँ से एनर्जी निकलती है, उनकी प्रत्यास्थ ऊर्जा की वेव्स निकलती हैं। वेव्स एक बहुत ज़्यादा बीच को फैलाव करती हैं। फैलाव करने से क्या है कि उस पर जो इस प्लेट पे उपस्थित जो पानी है, पानी इस प्रकार से उड़ने लगता है, और इसकी न्यूनतम, जैसे सुनामी की न्यूनतम ऊंचाई जो होती है, सुनामी की
लहर की ऊंचाई, सुनामी की लहर की ऊंचाई जो है, ऊंचाई 3.4 फीट रहती है औसतन। लेकिन 2004 में इंडोनेशिया में सुनामी आई थी, इसकी ऊंचाई थी 33 फीट। 33 फीट आई थी। इस यहाँ से कुल 11 देश प्रभावित हुए थे, इससे भारत भी हमारा प्रभावित हुआ था कि इसके तट से भी ये लगी आके, क्यों इतनी ज़्यादा ऊंची हो गई थी, 33 फीट काफ़ी ऊंची हो गई थी, जिससे कि सब कुछ बहा ले गई थी ये। ठीक है, अब